बाकी है। 6 में से 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर मेडल जीता है भारत ने। इस बार भारत के खाते में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया है, जिसके चलते थोड़ा सा रंग जरूर फीका हो गया है। लेकिन तमाम जो खिलाड़ी थे उन्होंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के साथ 6 मेडल अपने नाम किए हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते हैं। इसमें 5 ब्रोंज मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल शामिल है। हालांकि विनेश फोगाट के मामले में अभी फैसला आना बाकी है। अगर विनेश फोगाट के हित में ये फैसला आता है तो भारत के पास 7 मेडल हो जाएंगे। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत ने 7 मेडल जीते थे और इस बार 6 मेडल जीते हैं। अगर विनेश फोगाट के हित में फैसला आता है तो इस बार भी 7 मेडल ओलंपिक्स में हो जाएंगे। भारतीय एथलीटों का सफर समाप्त हो गया है। भारत ने इस बार ओलंपिक में 6 पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने इस दौरान 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं। निराशा की बात यह रही कि 14 दिन तक चले इस इवेंट में कोई भी भारतीय गोल्ड जीतने में कामयाब नहीं रहा, जिस वजह से पोडियम पर चढ़ने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान नहीं बज सका। भारत की तरफ से फिर एक बार नीरज ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। नीरज भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने रजत पदक को अपने नाम किया है। भारत को इसके अलावा शूटिंग, हॉकी और पहलवानी में 5 कांस्य पदक हाथ लगे। टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले में ये भारत का थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा। पिछली बार भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का एक गोल्ड मेडल भी शामिल था। टोक्यो ओलंपिक की मेडल टेबल में भारत 48वें पायदान पर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत कुल 117 एथलीट्स ओलंपिक 2024 में भाग लेने के लिए गए थे पेरिस, भारत की तरफ से। तो भारत ने 3 ब्रोंज मेडल जीते हैं, जबकि कुश्ती और हॉकी में भी एक ब्रोंज मेडल जीता है और एक रजत पदक जो है वो नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है। पिछली बार ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलवाया था। रेसलर विनेश फोगाट के मामले में फैसला आना भी बाकी है। फैसला भारत के पक्ष में आता है तो पदकों की संख्या जरूर 7 हो जाएगी। विनेश के मामले में फैसला जो भी हो, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि तो हो ही गई है कि पेरिस ओलंपिक में इस बार भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है। बिना गोल्ड के भारत का ये अभियान कुछ फीका सा रहा। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल शूटिंग में मिला, जो मन्नू भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज हासिल किया। फिर दूसरा ब्रोंज भी मन्नू भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में दिलाया। उनके साथ सरबजोत सिंह भी टीम में थे। तीसरा ब्रोंज मेडल स्वप्निल कुसाली ने शूटिंग के मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया। फिर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज और जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, देखिए, भारत ने इस बार 6 मेडल पेरिस ओलंपिक्स में जीते हैं। हालांकि विनेश के मामले में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन टोक्यो में जो 7 मेडल जीते थे वो अपने आप में एक अलग इतिहास था, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन माना जा रहा था खिलाड़ियों का। देखिए, इतिहास था, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने जो है 7 मेडल जीते थे, इस बार 6 मेडल जीते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रदर्शन कोई खराब हुआ है। इस बार हमारे 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कांस्य पदक की होड़ में थे और बहुत करीब से जो है मेडल चूक गए। अब स्कीट इवेंट में आप कैसे उसको हल्का परफॉर्मेंस कहेंगे? हमारे शूटर्स पहले परफॉर्म करते ही नहीं थे उस लेवल का। 2012 के बाद इतना बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया, क्योंकि उसके बाद कोई मेडल ही नहीं आया था। इस बार 3-3 मेडल आए और कई खिलाड़ी मेडल की होड़ में बने रहे। पिछली बार तो केवल एक फाइनल में पहुंचा था, इस बार फाइनल में पहुंचने वालों की बहार सी लग गई, मैं कहूंगा। तो मेडल देखिए, जहां तक नीरज चोपड़ा की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया तो अब आप ये देखिए कि आपके पास विकल्प क्या थे, ऑप्शन क्या थे। किशोर जेना थे, वो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे पिछले कुछ समय से, तो जिम्मेदारी सिर्फ नीरज चोपड़ा पर थी। तो नीरज चोपड़ा को हम ब्लेम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम ब्लेम करते हैं तो फिर ये हमारी, मतलब मैं कहूंगा कि हम अपने खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करते, क्योंकि सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस उस खिलाड़ी ने किया है। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने आकर ओलंपिक रिकॉर्ड बना लिया या 90 मीटर का बैरियर 2 बार तोड़ दिया एक ही मौके पर, तो अब नीरज चोपड़ा के साथ इंजरी वाली समस्या भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 3 कंपटीशन से हटना भी पड़ा है इस साल। तो वो एहतियात के तौर पर उसमें भाग नहीं ले रहे थे। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है भारतीय टीम का। और जहां निराशा हुई है वो हुई है वेट लिफ्टिंग में, जहां मीराबाई चानू का पिछली बार सिल्वर मेडल था, वहां वो इस बार चौथे स्थान पर ही रही। और इसके अलावा अगर देखें तो क्लीन एंड जर्क की इवेंट जो उनकी कमजोरी थी, उनकी
ताकत थी वो उनकी कमजोरी बन गई, स्नैच उनकी कमजोरी थी, वहां उन्होंने बेहतर बेहतर प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर और मनु भाकर का और उसके बाद अलावा लवलीना को देखें बॉक्सिंग में, उनका मेडल था पिछली बार, वो इस बार नहीं आया। पीवी सिंधु का मेडल था, वो इस बार नहीं आया। और पीवी सिंधु से इस बार उम्मीद भी नहीं थी, उनकी इंजरी की प्रॉब्लम भी थी इस बार, पूरी तरह से फिटनेस इशू, और दूसरा कोचेस का बार बार बदलना, उससे उनका जो परफॉर्मेंस था इस साल के शुरू में बहुत अच्छा उत्साहवर्धक नहीं रहा था। तो इसलिए पीवी सिंधु को से एक्सपेक्टेशन नहीं थी और उन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन कुश्ती में कमाल का परफॉर्मेंस हुआ। तमाम खेलों में, टेबल टेनिस में भारत बहुत ऊपर तक गया, मेडल नहीं आया वो एक अलग बात है, मेडल तक से हम वैसे भी बहुत दूर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आप मेडल राउंड तक पहुंचे हैं वो कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए रिकॉर्ड भी काफ़ी बने हैं। हॉकी की बात करें तो हॉकी का जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी अपने आप में अलग प्रदर्शन था, और इसके बाद जब जीत के बाद खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि अब आखिरकार हॉकी को एक नया आयाम मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक हॉकी ने एक मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। उसके अलावा अगर बात करें मनु भाकर की, तो मनु भाकर ने भी एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया। जी हाँ, बिल्कुल। पहले बात हॉकी की कर लेते हैं। आपने हॉकी से शुरुआत की है, तो हॉकी एक ऐसा खेल, भारत का एक परंपरागत खेल, उसमें बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और आपके मुंह से अचानक अच्छे खासे प्लेयर्स के लिए अपशब्द निकलते हैं जब वो बाहर की तरफ हिट मार देता है, या आप उनको गदगद हो जाते हैं, आपके चेहरे पर चंद कुछ सेकंड पहले जो भाव होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। और इस बार जो भारतीय हॉकी टीम ने परफॉर्म किया, अब आप ये देखिए कि इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, भारतीय टीम 9वें स्थान पर लुढ़क गई थी। अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से भारत को 9वां स्थान हासिल हुआ था। प्रो हॉकी लीग हुई, उसमें भारतीय टीम 7वें स्थान पर लुढ़क गई थी। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना जो क्रेग फुलटन की जो रणनीति थी वो बहुत कारगर साबित हुई, खासकर ओवरहेड पासेस और उनकी जो स्ट्रेटजी थी। और उन्होंने कहा कि आपको कभी भी जीत पर जश्न नहीं मनाना, सेलिब्रेशन सब मेडल आने के बाद, इससे पहले कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो बहुत माइंडसेट उन्होंने टीम का बदला है। और उनके साथ पैडी अपटन ने जब मुकाबला होना था सेमीफाइनल से पहले, यानी ब्रिटेन से पहले 3 दिन का वक्त था, तो वो उनको एल्प्स की पहाड़ियों में ले गए। वहां से 6 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, पेरिस से, और वहां स्विट्जरलैंड में एल्प्स की पहाड़ियां, और वहां पर उन्होंने कहा कि आपको स्ट्रेस दूर करना है, माइंडसेट आपको अपना ठंडे दिमाग से खेलना है। और वहां वो घूमे फिरे, और वहां जब आए तो उन्होंने बहुत एक अलग ही तरह की टीम दिखाई दी। और डिफेंसिव मोड में खेला इसलिए क्योंकि अमित रोहिदास हमारे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिए गए थे। तो करीब करीब पहले क्वार्टर को छोड़ दें और 2 मिनट दूसरे क्वार्टर को छोड़ दें, तो भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से जो है 10 ठीक है, खिलाड़ियों से खेले। ठीक है मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि पदक वीरों ने क्या कुछ हासिल किया है इस बार ओलंपिक्स में। पदक वीरों पर पूरे देश को ही फक्र है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगर बात करें मनु भाकर की, तो मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रोंज मेडल हासिल किया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया। सरबजीत सिंह ने भी शूटिंग में मिक्स्ड में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। टीम इंडिया ने, हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वहीं स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीता है, तो अमन सहरावत ने रेसलिंग मेडल जीता है, जो कि अमन सहरावत की कहानी इन दिनों ज़रूर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि अमन ने जिस तरीके से संघर्ष किया है वो भी अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। तो ऐसे में ओलंपिक में जिन विजेताओं ने जीते हैं और जिनको पदक मिला है, उनकी कहानी भी काफ़ी प्रेरणादायक रही है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अधिक अपडेट हम ले लेते हैं। मनोज जी, देखिए जिस तरीके से कहानियां भी अनेकों निकल कर आई हैं, और अगर सबसे पहले इन में बात कर ली जाए विनेश फोगाट की, तो वो अपने आप में एक ऐसा पल रहा ओलंपिक्स में इस साल जिसने हर किसी का दिल तोड़ कर रख दिया, और ओलंपिक्स में एक ऐसा पल वो रहा कि हर किसी को हैरान करके रख दिया। लेकिन फिर भी विनेश फोगाट ने तमाम भारतीयों के दिलों पर राज कर रही हैं और तमाम भारतीयों के दिलों को जीत लिया है, और अभी भी वो चैंपियन है भारत के लिए। देखिए, वो लिविंग लीजेंड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भारत की अकेली ऐसी महिला हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। वो भारत की अकेली ऐसी महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। तो अब, और वो अकेली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में तीसरी बार भागीदारी की है। अपनी फिटनेस को बरकरार रखना, ट्रायल में जीतना, ओलंपिक क्वालिफाई करके आना, वहां तक पहुंचना, और हर ओलंपिक में कोई ना कोई बाउट जीतना। और इस बार तो उन्होंने अपनी जो पहला मुकाबला था, हर एक की सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई जब ड्रॉ सामने आया। ओलंपिक चैंपियन से उनका मुकाबला, ओलंपिक चैंपियन ही नहीं बल्कि 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी थी, जापान की खिलाड़ी, और जापान बेजोड़ है इस खेल में। और वहां उनके सामने उन्होंने जिस तरह से 0-2 से वो पिछड़ रही थी, और आखिरी चंद 5 सेकंड पहले जो उन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन से जो उनको गिराया है और 2 अंक उन्होंने बटोरे हैं,
वो अपने आप में काबिले तारीफ थे। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुश्ती में 2-2 का मतलब बराबर नहीं होता। जी हाँ, बराबर नहीं होता। सबसे पहले बड़ा अंक देखा जाता है और बड़ा अंक क्योंकि इन्होंने अर्जित किया था 2 अंक का, तो इस आधार पर वो विजयी रहीं। और अगर दोनों ने बराबर-बराबर अंक हासिल किए हों, बड़ा छोटा अंक ना हो, तो उस स्थिति में जो बाद वाला अंक होता है वही निर्णायक होता है। तो उसके बाद उन्होंने 2 कुश्तियां और जीती और सहजता के साथ जीती, आसानी के साथ चैंपियन वाले अंदाज में जीती। लेकिन अब ये उनका दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य ही मैं कहूंगा, या देश का दुर्भाग्य कह लीजिए, कि एक निश्चित जो स्वर्ण पदक का भारत के लिए अवसर था वो हाथ से निकल गया और 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया। और ये एक बहुत बड़ा एक सालता रहेगा हमेशा ये लम्हा भारत को, क्योंकि यहाँ भारत के लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल का एक सुनहरा मौका था। और कुश्ती में सुशील के बाद ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी थी जो जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मनोज जी, अब रेसलिंग की बात हो ही रही है तो ऐसे में अमन की भी बात करेंगे। अमन सहरावत जिन्होंने सबसे आखिर में मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है, उनकी कहानी भी जो है काफ़ी प्रेरणादायक रही है तमाम एथलीट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अमन सहरावत जो 11 साल की उम्र में उनकी माँ का साया उनके ऊपर से उठ गया और देखते ही देखते अगले वर्ष उनके पिता का साया भी उठ गया। अंकल जो थे उनके, उन्होंने उनको पाला और वो तुरंत उनको 1 साल के अंदर ही छत्रसाल स्टेडियम ले आए। छत्रसाल स्टेडियम ऐसा जो जहां पर भारतीय कुश्ती में, जैसे भारतीय कुश्ती की नर्सरी कहा जाता है, जहां से सुशील, जोगेश्वर, बजरंग पूनिया, रवि दहिया जैसे सब ओलंपिक मेडलिस्ट वहीं से निकले हैं। पुरुषों में जितने भी मेडल मिले हैं सब वहीं से मिले। तो वहां पर वो उनको छोड़ आए और वहां देखते ही देखते 3 साल, महज 3 साढ़े 3 साल में उसने वर्ल्ड कैडेट में उतरकर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तहलका मचा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता और इसके अलावा एशियन गेम्स में उनका चयन हुआ तो वहां भी वो मेडल जीत कर लौटे। तो निरंतरता उनके प्रदर्शन की सबसे बड़ी खूबी थी। उनके कोच ललित से मेरी बात होती है, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है। उनका कहना है कि एक अनुशासन है इस खिलाड़ी में। हमने भी कई बार उनसे बात की, अपने इंडिया न्यूज के लिए उनका इंटरव्यू भी किया। तो वो एक इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने शर्मीले स्वभाव के हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो लगातार ओलंपिक सहित तमाम प्रतियोगिताओं में मेडल जीत रहा है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ और आपका सम्मान करेंगे, बहुत इज्जत से बात करेंगे। ये उनकी कुछ अलग खूबियां हैं जो उन्हें अन्य किसी भी खिलाड़ी से या अन्य व्यक्ति से बिल्कुल विशिष्ट बनाती हैं, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन पसंद खिलाड़ी हैं और कभी सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, रस्सा चढ़ते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद जो ट्रेनिंग का सेशन शुरू होता है उसमें सबसे पहले पहुंचते हैं। तो ये सारी खूबियां देखिए, उसका पारितोषिक तो मिलता ही है ना, वो उनको मिला। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर मनोज जी बात कर लें तो देखिए अभी तक के ओलंपिक्स में कुल 41 मेडल भारत के नाम हुए हैं। आगे 2028 में कैसा प्रदर्शन रह सकता है 2024 के मुकाबले अगर देखा जाए तो? देखिए, आगे भारत को अब कम से कम मैं समझता हूँ जहां मेडल चूके हैं वहां पर काम करना होगा, क्योंकि अगर आप देखें स्कीट इवेंट में हम केवल 1 पॉइंट से हम लोग हारे हैं। हमारी महिला हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। अगर वो क्वालिफाई करती तो जिस तरह पिछली बार टोक्यो में चौथा स्थान लेकर लौटी थी, तो उस पर मैं समझता हूँ अभी काम करने की जरूरत है। एथलेटिक्स में हमारा दायरा सिर्फ नीरज चोपड़ा तक सिमट कर रह जाता है। वहां हमारे, जबकि दल हमारा बहुत बड़ा जाता है, उस पर बहुत बड़ा खर्चा होता है, वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। वहां विश्व स्तर के खिलाड़ी, विश्व स्तर की कोचिंग, साइंटिफिक ट्रेनिंग, जिस पर स्पोर्ट्स साइंस पर जोर भी दिया जाता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मनु भाकर 25 मीटर में फाइनल में पहुंचकर मेडल नहीं जीत पाई एक इवेंट में। इसके अलावा अर्जुन बबूता से लेकर तमाम ऐसे खिलाड़ी रहे। और जिस तरह वेट लिफ्टिंग में अब ले देकर हमारे पास मीराबाई चानू ही बची थी। अब एक खिलाड़ी जो है उस पर कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप नीरज चोपड़ा पर एथलेटिक्स में निर्भर हो गए हैं, वेट लिफ्टिंग में आप मीराबाई चानू पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन बैडमिंटन में मैं कहूंगा जरूर हमें थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि मैं तो खुद ही दाव ये हारा, क्योंकि मैंने डबल्स से, पुरुषों के डबल्स में बहुत उम्मीदें पाली हुई थी कि स्वर्ण पदक भारत के लिए पक्का है, क्योंकि सात्विक, साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी विश्व सर्किट में बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये उनका हार्ड लक रहा कि वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए। और लक्ष्य सेन बिल्कुल मेडल राउंड में पहला राउंड जीते और दूसरे राउंड में बढ़त बनाने के बावजूद नहीं जीत पाए। तो एक मानसिक दृढ़ता पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि लॉस एंजलिस में अब क्रिकेट भी वहां पर एक खेल का एक हिस्सा होगा, तो मुझे लगता है पदकों में इजाफा होगा जरूर।
बिल्कुल, बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पे आपने मीराबाई चानू का भी नाम लिया। मीराबाई चानू ने हालाँकि टोक्यो में जबकि सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन इस बार कुछ किस्मत जो है वो साथ नहीं थी वेट लिफ्टिंग में इंडिया के। और अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि मनोज जी किस तरीके की खामियां अभी बची हैं जिनको पूरा कर लेना चाहिए और क्या मजबूत कदम और खेलों की तरफ उठाने चाहिए भारत को? देखिए, पहला अगर आप मीराबाई चानू के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उनका जो 2 स्पर्धाएं होती हैं वेट लिफ्टिंग में, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। इसमें जो आप अधिकतम वजन उठाते हैं अपने 3-3 प्रयासों में, उनको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद मेडल जो है तय होते हैं। पिछली बार स्नैच उनका उतना अच्छा नहीं था, उस पर उन्होंने बहुत काम किया और इस बार पिछले बार के प्रदर्शन से 1 किलो का सुधार किया। क्लीन एंड जर्क इनकी बहुत बड़ी खूबी थी, लेकिन क्लीन एंड जर्क में इन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया और इनकी प्रैक्टिस भी बुरी तरह से प्रभावित हुई क्योंकि एशियाई खेलों में जब इनके कूल्हों में जो दर्द महसूस हुई और उसके बाद ये 100% परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। आप देखिए कि जो टोक्यो में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, 202 किलोग्राम वजन उठाया था, अब यहाँ 200 किलोग्राम वजन ही उठा पाई, जिसकी वजह से जो है उनका पदक हाथ से निकल गया क्योंकि क्लीन एंड जर्क उनका हल्का रहा। रही बात ओवरऑल तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स साइंस एक ऐसी आर्ट है जिसकी वजह से आप बहुत साइंटिफिक ट्रेनिंग करते हैं, आपके साथ एक पूरा दल रहता है, जो आपकी एक-एक बारीकी से आपका आकलन करता है। तो मुझे लगता है इसी पर हमें बने रहना चाहिए, कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है, सही दिशा में चल रहे हैं। आपके खेलो इंडिया से लेकर तमाम जो सरकारी योजनाएँ हैं, उसका आप लाभ उठाइए। तो मेरे ख्याल से भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट आएगा। बस थोड़ा-सा हमें टैलेंट और तलाशना होगा क्योंकि ऐसा ना हो कि वेट लिफ्टिंग में हम मीराबाई चानू पर ही निर्भर हो जाएँ और एथलेटिक्स में हम पूरी तरह से नीरज चोपड़ा पर ही निर्भर हो जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मनोज जी, ऐसा कहीं ओलंपिक्स में इस बार खेलों में ऐसा कहीं महसूस हुआ कि यहाँ पर अगर थोड़ा-सा कुछ बदलाव होता तो शायद गोल्ड मेडल आ सकता था? किसी भी एथलीट से ऐसी कोई उम्मीद रही हो कि यहाँ पर ये एथलीट तो इस बार ज़रूर गोल्ड मेडल या सिल्वर तो लेकर ही आएगा? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी थी डबल्स की, पुरुषों के डबल्स की, जो दुनिया की नंबर 1 जोड़ी भी रही और उनका स्वर्ण पदक यहाँ बनता था, लेकिन वही बात है कि मलेशियाई जोड़ी उन पर भारी साबित हुई और इस तरह से वो एक बहुत बड़ा झटका मैं कहूँगा और दूसरा लक्ष्य सेन का झटका भारत के लिए बहुत महँगा साबित हुआ। स्कीट स्पर्धा में जो भारत की तरफ से अनंतजीत सिंह और नरुका और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी थी, इन्होंने ये सिर्फ 1 अंक से, महज 1 अंक से हारी है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी, मैं कहूँगा हार्ड लक भी था, नहीं तो मेडल तो हमारे शायद पिछली बार से कहीं ज़्यादा होते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कुछ एक खेलों में हम कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर निर्भर हैं। शूटिंग ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, लेकिन बॉक्सिंग और बैडमिंटन ने पूरी तरह से निराश किया। हॉकी टीम बेशक जहाँ कांस्य था वहीं पर ही बनी रही, लेकिन आप ये मत भूलिए कि इससे पहले के जो 2 टूर्नामेंट थे भारत के बहुत खराब गए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत का खराब गया था। वर्ल्ड कप और प्रो हॉकी लीग में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद भारत ने जिस तरह से वापसी की है, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं तो कहूँगा कि हॉकी टीम इस बार जो है पूरी तरह से स्वर्ण पदक की दावेदार थी। अगर 2-1 जो गलतियाँ अनफोर्स्ड एरर हुए और जो जर्मनी के अगेंस्ट जो हमने पेनल्टी स्ट्रोक दिया, जर्मनप्रीत जो उसको गोल लाइन पर स्टिक से रोकने की बजाय गेंद उनके पाँव पर लगी थी, जिससे पेनल्टी स्ट्रोक मिला और भारत उस गोल की बदौलत हारा, उस गोल की वजह से हारा। तो कुछ एक ऐसी बुनियादी गलतियों से बचना चाहिए था भारत को और दूसरा रशर जो है, हमें रशर तैयार करने पड़ेंगे। जो पेनल्टी कॉर्नर जब मिलता है तो अपोनेंट के डायरेक्ट फ्लिकर पर वो टूट पड़ते हैं। अब देखिए जर्मनी के पास ऐसे 2-2 रशर थे और हमारा एक ही रशर था जो बाहर बैठा हुआ था क्योंकि उसको रेड कार्ड दिखा दिया गया था। हमारा प्लान बी या प्लान सी तैयार नहीं था। तो मुझे लगता है अब क्योंकि काफ़ी समय मिलेगा क्रेग फुल्टन को और उनकी पूरी टीम को, तो वो जो गलतियाँ हुई हैं, उससे वो सबक ज़रूर लेंगी और भारतीय टीम क्योंकि इस बार मेडल की नहीं बल्कि मैं कहूँगा जैसा परफॉर्मेंस रहा स्वर्ण पदक की दावेदार थी। जो 2-3 मैंने मूलभूत गलतियाँ बताई, अगर ये ना होती, तो भारत के नाम गोल्ड मेडल ज़रूर होता। ठीक है मनोज जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से पिछली बार 7 मेडल आए थे, इस बार 6 मेडल आए हैं। हालांकि विनेश के मामले में अभी फैसला आना बाकी है। क्या उम्मीद की जाए 2018 में क्या ये मेडलों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, ये बढ़ सकता है क्या? 2024 2028 में आप शायद 2018 बोल गई हैं, कोई बात नहीं। 2000 जो अगला ओलंपिक होना है लॉस एंजेलिस ओलंपिक, वहाँ निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए और हॉकी में पदक का रंग बदलना चाहिए। हॉकी का में जो ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है, लेकिन ये भी उपलब्धि है क्योंकि कंसिस्टेंटली आपने परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप
स्वर्ण पदक के दावेदार बन गए थे अपने परफॉर्मेंस की बदौलत। तो आप एथलेटिक्स में और मेरा ख्याल से वेट लिफ्टिंग में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, बैडमिंटन में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ इन खेलों में टैलेंट है। कुश्ती में आप देखिए कि पिछले कुछ समय से हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नेशनल कैंप तक नहीं लगे, अगर कैंप लगा भी 1 महीने के लिए, वो भी एक औपचारिकता पूरी करने के लिए लगा, जिसमें बहुत कम खिलाड़ी वहां पहुंचे थे। तो खिलाड़ियों ने अपने निजी तौर पर ही अभ्यास किया। उसके बावजूद अगर अमन सहरावत मेडल जीत कर लाए हैं तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन कुश्ती अकेला ऐसा खेल साबित हुआ है जो लगातार 5 ओलंपिक में भारत को मेडल मिले हैं इस खेल में। आप 2008 एक टर्निंग पॉइंट था जब सुशील का मेडल आया, तब से लेकर अब तक हमें मेडल लगातार मिल रहे हैं। कुश्ती पर और ध्यान दिया जाए, रेगुलर कैंप लगे तो यहाँ पर 2020 वाली स्थिति बहाल हो सकती है, जब 2 मेडल भारत को बजरंग पूनिया और रवि दहिया ने दिलाए थे। तो वो स्थिति जो है मैं समझता हूँ दोबारा आएगी, जरूर आएगी। स्थितियां स्पोर्ट्स साइंस पर थोड़ा जोर दिया जाए और ज्यादा जोर दिया जाए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मनोज जी ये भी बात करेंगे कि क्लोजिंग सेरेमनी अब नज़दीक है। क्लोजिंग सेरेमनी में मन्नू भाकर और श्रीजेश जो हैं वो ध्वजवाहक होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। श्रीजेश के लिए तो मैं कहूंगा सैल्यूट करने का मन करता है कि 4 ओलंपिक खेलना, अपनी फिटनेस को बरकरार रखना और अपने दम पर जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 निश्चित गोल के मौके उन्होंने बचाए तो और भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन 5 में केवल और केवल श्रीजेश को उसका पूरा श्रेय जाता है। बेल्जियम से हम 1 गोल से जरूर हारे, लेकिन अगर श्रीजेश ना होते तो शायद हम 4 या 5 गोल से हारते। अन्य कई मुकाबलों में ग्रेट ब्रिटेन में के खिलाफ उन्होंने बहुत निश्चित गोल के मौके बचाए। तो वो एक टैलेंट है और वो अब छोड़ चुके हैं अब हॉकी। तो मैं चाहूंगा कि अब वो जूनियर हॉकी टीम को, जैसा कि पता भी चला है कि वो ट्रेनिंग देंगे, तो और अच्छे गोलकीपर भारत से निकलेंगे। और रही बात मनु भाकर की, तो मनु भाकर एक नई सनसनी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने शिरकत की थी पिछली बार भी, और लेकिन तब उनकी पिस्टल में कुछ खराबी आ गई और फिर उसके बाद थोड़े से इनके संबंधों में, इनके और कोच के संबंधों में भी थोड़ी सी कड़वाहट आई। लेकिन उसके बाद देश की खातिर दोनों एक हुए और बिल्कुल वो अपने पिता तुल्य उनको मानती हैं, जसपाल राणा को, और उनके साथ उनकी जुगलबंदी बहुत कारगर रही। तो ये दोनों अगर ध्वजवाहक होंगे तो मैं समझता हूँ एक जो भी क्लोजिंग सेरेमनी देखेगा और जो कुछ ओलंपिक का आकलन करेगा तो वो निश्चित तौर पर इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। विनेश फोगाट से जुड़ी एक बड़ी खबर है, उस पर नजर डाल लेते हैं। विनेश फोगाट के सिल्वर पर आपको बता दें कि विनेश फोगाट के सिल्वर पर 13 अगस्त को अब फैसला आएगा। सीएस इस मामले पर फैसला 13 अगस्त को सुनाएगी। 13 अगस्त को शाम 6 बजे तक ये फैसला आ सकता है। सीएस के जज ने विनेश फोगाट से पूछे हैं 3 सवाल और तीनों सवालों का विनेश को ईमेल के जरिए जवाब देना होगा। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और लगातार तमाम बारीकी से जानकारियां, ओलंपिक्स में जो खामियां रही और जहां पर कुछ कामयाबी मिल सकती थी उनके बारे में डिटेल में हमें जानकारी दे रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी देखिए, विनेश फोगाट को लेकर अब फैसला जो है वो 13 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले उनसे जवाब मांगा गया है। मेल के जरिए विनेश फोगाट को ये जवाब देना होगा। क्या कुछ ये सवाल होंगे जिनका जवाब विनेश को मेल के जरिए देना होगा? देखिए, विनेश से पहला सवाल तो यही पूछा गया है कि क्या आपको ये जानकारी थी कि दूसरे दिन जो है वजन होना है? क्या इस बारे में उनको जानकारी मतलब थी या नहीं? और दूसरा ये कि जो क्यूबा की लड़की हैं, क्यूबा की रेसलर जिनको सिल्वर मेडल मिला है, क्या उनका सिल्वर मेडल आपको दिया जाना मुनासिब होगा? यानी हालांकि ये सवाल तो मतलब क्यूबा की लड़की से पूछना चाहिए, लेकिन वो शायद ये जानना चाह रहे हैं, कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि मानवीय स्तर पर वो क्या सोचती हैं कि क्या अगर आपको सिल्वर मेडल मिलता तो क्या आप अपने सिल्वर मेडल को किसी और के साथ बांटती? तो ये कुछ एक सवाल है जिसका उनको ईमेल के जरिए जवाब देना है और शायद इसी वजह से विलंब भी हुआ है। दो तीन बातें थी जिसमें विलंब होने की, और उसमें क्योंकि कई जगह साक्ष्य मौजूद नहीं थे। हरीश साल्वे ने जो है इस मामले को बहुत ही पुख्ता तरीके से सबके सामने रखा। उन्होंने जिस तरह से बातें रखी कि जो ट्रेनिंग सेंटर था और जहां पर ये कंपटीशन आयोजित किया जा रहा था, वहां से लेकर खेल गांव की दूरी बहुत ज्यादा थी। सुबह वहां पहुंचना और फिर पहुंचकर वजन देना, और वजन देने के बाद आपको 3 कुश्तियां लड़ना, और उसमें भी 3 कुश्तियों में समय बिल्कुल ना होना। तो आपको जब समय ही नहीं है तो अपने वजन को घटाने का, तो आप वजन कैसे घटाएंगे? तो उनकी और दूसरा उन्होंने कुछ साइंटिफिक सवाल भी उन्होंने उठाए हैं, तो उसके लिए कुछ डॉक्टर्स का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन डॉक्टर्स के साक्ष्य वो चाहते हैं कि वो रखे जाएं, जो आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स है। तो इस वजह से विलंब हुआ, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वर्जन जो है वो सबके लिए गए हैं, चाहे वो एक पार्टी आईओसी हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि इसकी होस्ट है, आयोजक है,
और मुख्य आयोजक है, और दूसरे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसके नियम यहाँ लागू होते हैं। अब नियमों में तो साफ तौर पर कहा गया है कि भाई अगर आप 11 नियम 11(1) जो है वो यही कहता है कि आपका वजन अगर नहीं आता तो आपको सबसे निचले पायदान पर रखा जाएगा। और भारत में तो आप यकीन मानिए अब तक जिन खिलाड़ियों के वजन नहीं आए हैं उनमें कई खिलाड़ियों को तो प्रतिबंधित भी किया गया है, उन पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये छोटा नहीं बड़ा अपराध है। तो मैं तो चाहूंगा कि इसकी इंटरनल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। जो डॉक्टर साथ में गया है उसको जब पता है कि 55 या 56 किलो की लड़की जो 50 किलोग्राम में भाग ले रही है उसका वजन जो है बढ़ सकता है, उसको रोज जो है उनको उसका डाइट चार्ट क्या उन्होंने तैयार किया था, अगर किया था तो उसका कड़ाई से पालन हुआ या नहीं हुआ, कोच से उनकी कितनी बार मुलाकात हुई, क्या विनेश फोगट को उन्होंने दोबारा रोज बुलाया अपने पास, या अगर विनेश व्यस्त थी तो क्या वो विनेश के पास गए, पूरी उनकी मालूमात की। ये कुछ अनुत्तरित सवाल हैं जिसका हल हमें इंटरनली सोचना होगा, क्योंकि बाहर जाकर हम इस तरह की बात करें और उम्मीदें पाल लें कि भाई हमारे हमारे हाथ में मेडल आ रहा है, तो मैं समझता हूं देखो गलती तो हुई है, चूक तो हुई है। अब आप ये देखिए कि जो एक इटली की खिलाड़ी है इसी टूर्नामेंट में, इसी ओलंपिक खेलों में उसको भाग लेने नहीं दिया गया क्योंकि उसका वजन नहीं आया बिल्कुल था, वजन उसका ज्यादा था, उसको बाहर कर दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, अभी इस समय की पाबंदी है तो अधिक जानकारी अभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अभी इंतजार सिर्फ 13 अगस्त का है विनेश के मामले में कि क्या कुछ फैसला रहता है और जो जवाब उन्हें देने हैं वो किस तरीके से इन जवाबों को देती है, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बुलेटिन में अभी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।